तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं और फंडामेंटल राइट्स में अब तक हम लगभग पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आ गए हैं आर्टिकल 32, जिसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मैं पहले आपको ये उपचार क्या होता है ये बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ये बताऊं, कॉमनली आप इसको जानते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की पावर, जो कि आती है आर्टिकल 32 में। नागरिकों के मूल अधिकार और जो नागरिकों के अन्य अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए। अब आपसे सवाल पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर किस में है, रिट जारी करने की किस आर्टिकल में है, हाई कोर्ट को किस आर्टिकल में ये पावर है, क्या सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो अदर राइट्स हैं उनके लिए रिट जारी कर सकता है या नहीं कर सकता, अगर नहीं कर सकता है तो क्यों कर सकता है, इसे किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, इसे किसने मूल अधिकारों की जान कहा है, किसने कहा है कि इसके बिना हमारा संविधान या हमारा लोकतंत्र जो है वो व्यर्थ है। कितनी है ये, इसमें से कौन सी रिट है, जैसे कितनी है, 5 रिट हैं ये, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी और क्वो वारंटो। इसमें से कौन सी पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, कौन सी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का मेल है, समझ रहे ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं, मैंने सारी की सारी सामने आपके रिट जो है वो लिख दी हैं। इनमें क्या क्या अंतर है, क्या क्या समानताएं हैं, वो सारी मैं आपको 10 से 12 मिनट में बता करके चलूँगा। आप लोग अंत तक मेरे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो बात आती है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो उपचार क्या है, देखिए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, हमारी चिकित्सा, हमारा इलाज या हमारा उपचार करता है। हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, या तो हम बीमार हो गए हों या हमारा शरीर संकेत दे रहा हो कि कोई बीमारी हो सकती है। दोनों स्थितियों में हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तीसरी स्थिति और भी हो सकती है, डॉक्टर हमारा दोस्त हो तब भी जा सकते हैं, है ना। तो आजकल तो डॉक्टर राजनीति में भी हैं, डॉक्टर स्थानीय नेता हो तो भी हम जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हम अपना इलाज कराने के लिए या किसी बीमारी से बचने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए शब्द है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब संविधान बीमार है या बीमार होने की संभावना है ना। बात वही है, लेकिन क्या है कि कोई कोर्ट है या कोई विधायिका है या कोई कार्यपालिका है, यानी कि सरकार, संसद या कोर्ट, स्वयं कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसा किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने की संभावना है, जिससे संविधान की जो भावना है, संविधान का कोई आर्टिकल है, उसका उल्लंघन हो रहा है या हो सकता है या होने की संभावना है। तो ऐसे में कोई भी भारतीय नागरिक जो है कोर्ट की शरण में जा सकता है। तो पहले तो हम कोर्ट की शरण में जाते थे, अब तो एक नया चलन है, एक ज़माने से एक शब्द आता ना, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया, है ना। कोर्ट को लगता है कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो अगर आप कोर्ट के पास नहीं भी जाते हो तो कोर्ट जो है मीडिया की या अन्य सोर्सों से जो खबरें मिलती हैं उसका संज्ञान लेकर के, उसका नोटिस लेकर के खुद से भी ऑर्डर दे सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसको मूल अधिकारों में शामिल किया गया है। क्यों किया गया मूल अधिकारों में, आपको पता है मूल अधिकार जो है प्रायः अनुल्लंघनीय है ना। इन्हें हमसे कोई आमतौर पर सामान्य परिस्थितियों में छीन नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है, जब हम इसको मूल अधिकारों के भाग में शामिल कर रहे हैं तो इसे भी हमसे कोई आसानी से छीन नहीं सकता। तो मूल अधिकारों वाले पार्ट में भाग 3 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे आमतौर पर हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट द्वारा सरकार को या संसद को या स्वयं न्यायपालिका को या स्वयं कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति या आदेश जारी करने की शक्ति। किसके लिए, जहाँ कहीं भी नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा हो, चाहे वो मूल अधिकार हो या अन्य अधिकार हो, उनका हनन अगर हो रहा हो तो हम ये जो 5 रिट हैं इनमें से किसी एक के सहारे कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम कहते हैं इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार या कोर्ट द्वारा रिट जारी करने की शक्ति। कितनी है ये, 5 है, ठीक है। अब कब जाएंगे आप कोर्ट की शरण में, भाई आप संसद या सरकार या स्वयं कोर्ट स्वयं आपके मूल अधिकारों को छीने या कम करे, या आपको लगे कि संसद सरकार का ये कोई आदेश, चाहे वो व्यक्तिगत है या सामूहिक है, पूरे देश के लिए है, किसी एक पर्सन के लिए है, वो उसके फंडामेंटल राइट्स में कुछ डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो कोई भी कोर्ट में जा सकता है। अब कितने तरह की रिट है, बात समझ रहे हो ना। रिट जहाँ पर भी हम लोगों के मूल अधिकारों का या अधिकारों का हनन हो रहा है, छीने जा रहे हैं या कम किए जा रहे हैं, हम किसकी शरण में जाएंगे, कोर्ट की शरण में जाएंगे ना। आम मुकदमे लेके भी हम कोर्ट की शरण में जाते हैं, यहाँ पर भी हम कोर्ट की शरण में जाएंगे। तो यहाँ पर कोर्ट को ये अधिकार है कि अगर मूल अधिकारों या अन्य अधिकारों में छेड़छाड़ हो रही है तो कोर्ट उस कार्रवाई को निरस्त कर सकता है। इसको कहा गया है इसीलिए रिट, समादेश या आदेश। ओके, तो कितनी है ये, कुल 5 हैं। कुल 5 हैं, कौन कौन सी, हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी और क्वो वारंटो, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, क्वो वारंटो और एक ये परमादेश। कुल 5 रिट हैं।
अब पहले कौन किसको जारी कर सकता है इसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि रिट हैं क्या, ये आदेश या समादेश हैं क्या। तो सबसे पहली बात कौन सी आती है, सबसे पहली जो बात आती है इसमें वो आती है हैबियस कॉर्पस। इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस माने बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ है सशरीर प्रस्तुत करो। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, सशरीर प्रस्तुत करो। किसको सशरीर प्रस्तुत करो, कोई आदमी किडनैप हो गया है, गुम हो गया, मिल ही नहीं रहा। हो सकता है कई बार ऐसा होता है मर्डर हो जाता है, लाश का पता ही नहीं चलता, कई बार किडनैप हो जाता पता ही नहीं चलता, कई बार आदमी खुद घर से निकल जाता, गुम हो जाता, पता ही नहीं चलता। कुल मिला के आदमी जीवित है या मृत है लेकिन उसका पता नहीं चल रहा, वो गुम हो गया। तो आप पुलिस में गए, आपने FIR भी करा दी, लेकिन आदमी मिल नहीं रहा है ना, कि भाई फला आदमी ने किडनैप कर लिया है, उसके किडनैप होने की संभावना हो गई है, या पुलिस ने ही कस्टडी में ले लिया लेकिन पुलिस जो है वो शो नहीं कर रही है कि हमने इसको कस्टडी में लिया। आपने ना अक्सर पुलिस को अगर शक होता है कि भाई अपराधी ये हो सकता है तो पुलिस कस्टडी में लेती है, पूछताछ करती है। तो कई बार ऐसा होता है, कायदे में तो ये है कि जब पुलिस ने कस्टडी में ले लिया तो 24 घंटे के भीतर उसको कोर्ट में पेश करना है, लेकिन अक्सर पुलिस जाँच करती है तो आमतौर पर हो जाता है कि 24 घंटे का जो समय है वो निकल जाता है। तो उससे बचने के लिए आमतौर पर पुलिस जो है अपने रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करती। सबको पता है कि पुलिस कस्टडी में, लेकिन पुलिस मान नहीं रही कि वो पुलिस कस्टडी में है। सबको पता है कि व्यक्ति किडनैप हो गया, लेकिन पुलिस नहीं मान रही कि व्यक्ति जो है किडनैप हो गया है ना, या हत्या हो गई है। अगर हत्या हो गई तो उसका शरीर है कहाँ। अब ऐसे में जो व्यक्ति था उसका कोई भी संबंधी, ना केवल संबंधी बल्कि कोई भी उसका संबंधी हो या ना हो, अब जो व्यक्ति गुम है वो तो आएगा नहीं ना रिट जारी करने, तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है। देखिए मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कोर्ट, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ही मसला है, ठीक है ना। अभी इनमें अंतर क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट में जाकर के पिटीशन यानी कि याचिका डाल सकता है कि साहब मेरा ये व्यक्ति जो है वो गुम है, या पुलिस ने कस्टडी में कर रखा है, या किडनैप हो गया। तो ऐसे में अगर कोर्ट को लगे कि हाँ भी मामला जानदार है ना, तो कोर्ट जो है जो रिट जारी करता है, कोर्ट जो रिट जारी करता है पुलिस को या किसी को जिसने भी किसी व्यक्ति को अवैध रूप से नज़रबंद कर रखा है, मान लीजिए क्षेत्रीय नेता हैं, बहुत ही कद्दावर नेता, बाहुबली नेता, वो पुलिस तो नहीं है लेकिन उन्होंने अपनी पर्सनल जेल बना रखी है। अच्छा चल ठीक है यहाँ बैठ जा, आने नहीं दे रहे, भागने, उसको कहीं भागने नहीं दे रहे, मार रहे, पीट रहे। तो ऐसे में अब स्थानीय नेता को तो कोर्ट ऑर्डर देगी नहीं, कोर्ट जो ऑर्डर देगी वो पुलिस को ही देगी कि भाई कहीं से भी इसको ढूंढ करके लाओ। तो ऐसे में जो कोर्ट रिट जारी करती है उसको हम कहते हैं हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। शाब्दिक अर्थ है इसका सशरीर प्रस्तुत करो। सशरीर प्रस्तुत करो, जिंदा या मुर्दा, मैंने लिखा भी है 24 घंटे में हमारे सामने सशरीर यानी कि जिंदा या मुर्दा पेश करो। पुलिस को ऑर्डर दिया जाता है। अब पुलिस को ये ऑर्डर दे दिया कि भाई 24 घंटे में पेश करो, तो इसका मतलब ये है कि अब पुलिस जो है बाध्य हो गई है एक्टिव होने के लिए, व्यक्ति को ढूंढने के लिए। या तो वो 24 घंटे में पेश करेगी या फिर समय मांगेगी या बताएगी कि ये दिक्कतें हैं इसलिए वो मिल नहीं रहा, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ है कि सशरीर प्रस्तुत करो, जिंदा या मुर्दा प्रस्तुत करो, कितने घंटे में? 24 घंटे में, आदेश जारी होने के भीतर 24 घंटे में। अभी आपने देखा था ना इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के SBI ने कहा भाई हमें जो है कि इतने महीने का समय लगेगा, हमें जून तक का समय दे दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, भाई आपको 24 घंटे का समय दे रहे हैं, सारा हिसाब किताब हमारे सामने पेश कर दो। तो SBI ने वो किया, ठीक है। तो खैर वो मामला अलग है। तो ये हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है, इसका शाब्दिक अर्थ है सशरीर प्रस्तुत करो। ये किसे जारी होगी? सरकार को जारी होगी या कार्यपालिका को जारी होगी या पुलिस को, या और कोई किसी को भी जारी हो सकती है ना, और किसी को नहीं जारी होगी, सीधे पुलिस को ही जारी होगी। मान लीजिए किसी कद्दावर माफिया डॉन ने किसी को बंदी कर रखा है, तो कोर्ट माफिया डॉन को ऑर्डर नहीं देगी ना, कोर्ट जो है वो पुलिस को ऑर्डर देगी। तो और किसी को ये जारी नहीं होगी, सरकार को, कार्यपालिका को और पुलिस को जारी होगी। कब जारी होती है? जब कोई गुम हो गया हो या किसी को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया हो, पुलिस ने इलीगली हिरासत में रख लिया हो, तब ये रिट जारी होती है। 24 घंटे में जिंदा या मुर्दा पेश करो। अब इसे हैबियस कॉर्पस की रिट को क्या कहते हैं? ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है, हमारे शरीर की या हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करती है, ठीक है ना। यह है शारीरिक स्वतंत्रता की रक्षा या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा नहीं रक्षक। भाई मुझे कोई कैद कर ले, फिर कहाँ जाऊँगा मैं? कोर्ट में जाऊँगा ना। मेरे संबंधी कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। यानी कि मेरी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए कौन सी रिट जारी होगी? हैबियस कॉर्पस। नंबर 2 परमादेश या मैंडेमस। परमादेश या मैंडेमस, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? हमारा आदेश है या हम ये आदेश देते हैं। अब ये रिट किसको जारी होगी? सरकार को जारी होगी, या शासकीय दायित्वधारी कोई व्यक्ति है उसको जारी होगी, या अर्धशासकीय संस्था को जारी होगी। इसको अभी समझेंगे। ये देखें कब जारी होती है, जब कोई आदमी, जैसे मान लीजिए DM साहब हैं, जिले के जिलाधिकारी हैं,
और आप उनके पास गए अपनी कोई एप्लीकेशन लेकर के, वो लीगली कानून सही थी, आपका काम हो जाना चाहिए, जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करके आपका काम हो जाना चाहिए। आपने एप्लीकेशन दी, काम हो नहीं रहा वो। आप लोग जो पिटीशन लेके जाते हो ना सरकार के खिलाफ या किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ, तो ये आमतौर पर मैंडेमस की जो रेट है ना यही काम आती है। आपने एप्लीकेशन दी अपने किसी काम के लिए, वो काम हो नहीं रहा, ठीक है साहब नहीं हो रहा काम। अब काम हो नहीं रहा या फिर गलत तरीके से हो रहा है, काम जो है गलत तरीके से हो रहा है। आपका काम होने वाला था लेकिन आपको मना कर दिया कि नहीं भाई ये जो आपकी एप्लीकेशन है ये एप्लीकेबल नहीं है, आपका ये काम नहीं होगा। काम नहीं हो रहा है या गलत तरीके से हो रहा है या काम बहुत धीरे धीरे हो रहा है, रोज़ टाला जा रहा है आपको, अब ये कागज़ लेकर आओ, वो कागज़ लेकर आओ, तब आप कोर्ट की शरण में जाएंगे। अब कोर्ट ऐसे में सरकार को या किसी सरकारी कर्मचारी को, मीन्स शासकीय दायित्वधारी व्यक्ति को या किसी अर्धशासकीय संस्था को या किसी अर्धशासकीय अधिकारी को, सेमी गवर्नमेंटल अधिकारी को जो आदेश जारी करेगा कि भाई इसका काम करो, या अगर इसका काम करने का है तो करो और नहीं करना है तो हमें भी कारण बताओ और इसे ही बताओ। उसके बाद फिर अगर कोर्ट को लगता है कि ये कारण जो है वो सही नहीं है तो उसे कह सकता है कि भाई इसका काम करो, नहीं तो अपने पद से टाटा बाय बाय कर जाओ, ठीक है साहब। तो यहाँ पर जो रिट जारी होती है कौन सी, मैंडेमस, यानी हिंदी में परमादेश, आम भाषा में हमारा आदेश है। किसको जारी होगी, सरकार को, शासकीय दायित्वधारी व्यक्ति को यानी कि गवर्नमेंट ड्यूटी पे जो है उसको, या जो अर्धशासकीय संस्था है, जैसे LIC है ना, इसे आप अर्धशासकीय कह सकते हो। जैसे आपके स्कूल कॉलेज हैं ये सब शासकीय हैं, सरकारी हैं। LIC है तो ये क्या हो गई, अर्ध सरकारी संस्था हो गई, तो इन्हें भी ये रिट जारी हो सकती है। भाई आपका क्लेम नहीं मिल रहा, आप कोर्ट में जा सकते हो LIC के खिलाफ। अब ये जो रिट है किसका काम करती है, ये रिट करती है उत्प्रेरक का, मोटिवेटर का, जगाने का काम करती है, उत्प्रेरक या मोटिवेटर का काम करती है कि भाई काम करो, करना पड़ेगा, ठीक है साहब। और फिर कहते हैं कार्यवाही को सही करना, अगर काम गलत तरीके से किया गया है तो उस काम को सही करने का आदेश कौन सी रिट देती है, परमादेश। ये केवल शासकीय या अर्धशासकीय कर्मचारियों को ही जारी होती है, ध्यान रखना है ना। और ये आमतौर पर सरकार को और पुलिस को जारी होती है, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। अब तीसरी आती है प्रतिषेध, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोहिबिशन, प्रतिषेध या प्रोहिबिशन, इसका शाब्दिक अर्थ है निषेध। अब एक बार सवाल आया था कि इनमें से कौन सी रिट है और कौन सी रिट नहीं है। उसने 4 ऑप्शन पूछे कि इनमें से कौन कौन सी रिट है, कौन कौन सी नहीं है। तो उसमें एक ऑप्शन निषेध भी था, मैं भी धोखा खा गया। एक ऑप्शन निषेध भी था, मैं भी धोखा खा गया। मैंने कहा हाँ भाई निषेध भी एक रिट है, लेकिन जब उसने उत्तर गलत दिया हमने आपत्ति लगाई, लेकिन आपत्ति लगाने से पहले हमने ध्यान से देखा, हमने कहा भाई ये तो जुल्म हो गया, गलत हो गया। ये रिट का नाम है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन, उसका शाब्दिक अर्थ है निषेध। जैसे यहाँ पर आपसे कोई भी इसमें से कौन सी रिट है, आप ये नहीं कह सकते सर शरीर प्रस्तुत करो हमारा आदेश है या प्रमाणित करना ना, ये रिट नहीं है, ये उस रिट का शाब्दिक अर्थ है। तो रिट जो है वो प्रोहिबिशन या प्रतिषेध है, इसका शाब्दिक अर्थ है निषेध, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये किसे जारी होगी, ये जो है जो ऊपर का न्यायालय है, मैं उच्च न्यायालय नहीं बोल रहा, आप जो है कंफ्यूज होगा, हाई कोर्ट, तो जो ऊपर का न्यायालय है वो अपने निचले न्यायालय को जारी करता है। अच्छा, ये रिटें जारी करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है, तो सुप्रीम कोर्ट ये आदेश हाई कोर्ट को जारी करेगा, कर सकता है, ये किसी अन्य कोर्ट को जारी कर सकता है। और हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को जारी थोड़ी करेगा, हाई कोर्ट अपने से नीचे के जो कोर्ट हैं उनको जारी करेगा। पता है ना हाई कोर्ट क्या होता है, उच्च न्यायालय क्या होता है ना, पता ही होगा, खैर इतना तो पता ही होगा। तो ये जो प्रतिषेध की रिट है ये केवल वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी होती है, यानी केवल न्यायिक क्षेत्र में जारी होती है प्रोहिबिशन की रिट, ध्यान रखना। प्रोहिबिशन और सर्टियोरी की जो रिट है वो न्यायिक क्षेत्रों में ही जारी होती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, और सामान्य कर्मचारियों को जारी नहीं होती है। अब ये रिट कब जारी होगी, जब केस की कार्यवाही चल रही है, आप कोई मुकदमा लड़ रहे हैं ना, आप कोई मुकदमा लड़ रहे हैं, आखिरी फैसला मुकदमे का नहीं हुआ, केस की कार्यवाही चल रही है, उस दौरान ये रिट जारी होती है। अगर केस का फैसला हो गया है तो ये रिट जारी नहीं होगी, जब केस की कार्यवाही चल रही है उस दौरान ये रिट जारी होती है, कार्यवाही के दौरान ये रिट जारी होती है। कब, जब लगे कि जो निचली कोर्ट है या अधीनस्थ न्यायालय है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम कर रही है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कहा भाई ये जमानत देने का अधिकार तुम्हें है, हाई कोर्ट कह रहा नहीं साहब हमें तो ये अधिकार नहीं है, हम नहीं देंगे, तो ये रिट जारी हो सकती है। या हाई कोर्ट को किसी केस में ज़मानत देने का अधिकार नहीं है तो हाई कोर्ट ने उस केस में ज़मानत दे दी, तब ये रिट जारी होगी, ठीक है ना। तो वरिष्ठ न्यायालय द्वारा ये रिट जारी होगी, अधीनस्थ न्यायालय को जारी होगी, उस समय जारी होगी जब केस की कार्यवाही चल रही है और न्यायालय जो है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम कर रहा है। इसको कहते हैं ये रिट जो है निवारक है। निवारक का मतलब रोकना, किसी चीज़ को रोकना या किसी कार्यवाही को रोकना, ये रिट क्या है, निवारक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चौथी रिट उत्प्रेषण, इंग्लिश में इसको कहते हैं सर्टियोरी,
इसके इंग्लिश भी याद कर लेना कभी ना, हिंदी में ऐसे ही सर्टियोरी लिखा हुआ आ जाएगा। तो उत्प्रेषण या सर्टियोरी, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रमाणित करना, टू सर्टिफाई। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित करना, ठीक है। जैसे प्रोहिबिशन का शाब्दिक अर्थ क्या है? निषेध। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित करना, अपना ठप्पा अपनी मोहर लगाना, हाँ भाई बात तुम्हारा काम सही है, ठीक है। अब ये किसे जारी होगी? न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को। अब इन दोनों में अंतर देखना। देखो इसका अर्थ क्या है? निषेध यानी कि रोकना, इसका अर्थ है प्रमाणित करना। अब ये केवल अधीनस्थ न्यायालय को जारी होगी। यहाँ पर लिखा है न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को, हालांकि वो अधीनस्थ ही होगा। अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को रिट थोड़ी जारी करेगा, या सेशन कोर्ट हाई कोर्ट को रिट थोड़ी जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट सेशन कोर्ट को रिट जारी करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रिट जारी करेगा। तो ध्यान रखना, उत्प्रेषण की रिट जो है वो न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को जारी होगी। अब आप कहोगे साहब अर्ध न्यायिक संस्था क्या हो गई? जैसे कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग, महिला अधिकार संरक्षण आयोग, है ना, या जब लोकसभा या राज्यसभा में किसी के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई चले तो वो भी एक अर्ध न्यायिक संस्था में बदल जाती है ना। तो ठीक है, उसी तरह से होता है कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ऐसी होता है कुछ ना वो। तो वो हो गई सारी सेमी जुडिशरी या अर्ध न्यायिक संस्थाएं। अर्ध न्यायिक संस्थाएं और न्यायिक संस्थाओं में क्या अंतर है? देखो न्यायिक संस्थाएं जो हैं वो पूरी तरह से जो कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं उसका पालन करती हैं। अर्ध न्यायिक संस्थाएं जो होती हैं ये भी फैसला करती हैं, विवादों का फैसला करती हैं, लेकिन जो सामान्य कानूनी प्रक्रियाएं हैं जिसे हम कहते हैं नैसर्गिक न्याय की प्रक्रियाएं, उनमें से कुछ ये विचलन कर जाती हैं। जल्दी से काम करने के लिए बहुत सारे जो औपचारिकताएं होती हैं उनको मानना इनके लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए इनको कहते हैं अर्ध न्यायिक संस्थाएं, ठीक है। अब वैसे मैंने न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं पर एक अलग वीडियो बना रखी है, उसको आप लोग देखिएगा। कब जारी होगी? कोर्ट को कब जारी होगी? जब फैसला हो गया। फेल हो गया? क्यों? हाँ करो उसको आराम से। तो जब कोर्ट को लगे, मतलब कोर्ट को लगे नहीं, जब फैसला हो गया, मुकदमे की कार्यवाही का फैसला हो गया, मुकदमे की कार्यवाही चल रही है उसका फैसला हो गया, ठीक है ना। देखिए सर्टियोरिटी कब जारी हो रही है? प्रोहिबिशन कब जारी हो रही है? जब केस चल रहा है, केस की कार्यवाही के दौरान। और उत्प्रेषण या सर्टियोरी कब जारी हो रही है? जब फैसला हो गया, फैसला या निर्णय होने के बाद ये जारी होती है, ठीक है। क्यों जारी होगी? कोर्ट को लगे कि भाई जो फैसला दिया गया, निर्णय दिया गया वो गलत है, कानूनन गलत है। कोर्ट को लगे कि निचली कोर्ट ने जो फैसला या अर्धन्यायिक संस्था ने जो फैसला दिया है वो कानूनन गलत है, या उसने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया। यहाँ पर देख रहे हो आप, प्रोहिबिशन में सीधे कह रहा है अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहा, और यहाँ पर कह रहा है फैसला उसने गलत दिया है। उसने क्यों लिखा? क्योंकि फैसला हो चुका है, फैसला उसने गलत दिया, ठीक है। इसमें आप याद कर सकते हैं कि ये जो सर्टियोरी की जो रिट है कब दी जाती है? जब फैसला हो चुका होता है। तो फैसला गलत दिया है, निर्णय गलत दिया है, या उसने गलत तरीके से काम किया है, या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम किया है, तो ये रिट जारी होगी। कब जारी होगी? फैसला होने के बाद। अब इसका असर क्या होता है? जब ये रिट जारी होती है, ये रिट जारी हो गई तो इसका मतलब ये कि आपका फैसला खत्म हो गया। इससे नहीं, आपका फैसला जो खत्म हो गया है, अब जो उच्च कोर्ट है जिसने रिट जारी की है, अब वो मुकदमे की सारी फाइलें मंगा लेगी और अपने हिसाब से काम करेगी, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर कोई काम करने से रोकना है, और यहाँ पर फैसला हो गया, अब ये फैसला जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देखो C4 होता है सर्टियोरी और C4 होता है कट। कट माने खत्म कर देना। आपको याद, मैंने ऐसे याद कर लेता हूँ, C4 सर्टियोरी और C4 कट, यानी फैसला खत्म हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं निवारक और उपचारक। ये किसी काम को रोकती भी है और किसी कार्यवाही को सही भी करती है, इसलिए हम इसको कहते हैं निवारक और उपचारक। यानी कि ये निगेटिव भी है, यानी कि रोक रही है, और उपचारात्मक भी है, यानी कि पॉजिटिव भी है, कुछ काम सही कर रही है। एक बार ये भी आ गया था कौन सी रीट जो है वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही है, तो सर्टियोरी की रीट है। उसके बाद आता है क्वो वारंटो। हिंदी में इसको कहते हैं अधिकार परीक्षा। इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से। इन रिटों में सबसे कम जो पूछी जाती है वो क्वो वारंटो पूछी जाती है, और सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है हैबियस कॉर्पस। ये ध्यान रखना हमेशा। तो क्वो वारंटो हिंदी में इसका अर्थ है अधिकार परीक्षा, इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से। अब ये किसे जारी होगी? जो केवल उन लोगों को जारी होगी जो किसी सार्वजनिक पद पर बैठे हैं। सार्वजनिक पद माने सरकारी पद। ये उन लोगों को या उन कर्मचारी अधिकारियों को जारी होगी जो किसी सरकारी पद पर बैठे हैं, निजी पद पर नहीं। देखिए वैकेंसी आई, आपने फॉर्म भरा, मैंने फॉर्म भरा, मैं जो हूँ फर्जी दस्तावेज लगा करके पास हो गया और मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई। मैं फर्जी दस्तावेज लगाए, मैं पास हो गया, मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई। अब पास में आप बैठे, आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो ओरिजिनल थे, लेकिन आप बाहर हो गए। मेरे मार्क्स आपसे ज़्यादा हैं, लेकिन मेरे पास जो दस्तावेज हैं वो फर्जी हैं। अगर मैं ओरिजिनल दस्तावेज लगाता तो मैं उस नौकरी के लायक नहीं था, आपको नौकरी मिलती। आपको पता चल गया कि मामला गड़बड़ है, आप कोर्ट में चली गई, आप कोर्ट में चले गए। अब जब आप कोर्ट में चले गए तो अब जो
कोर्ट जो रिट जारी करेगी मुझे भी और जिस संस्थान ने मुझे नियुक्ति दी है उसे भी को वारंटो की रिट जारी करेगी, अधिकार परीक्षा की, QUO को वारंटो। इसका इसीलिए इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से, यानी कि आपने इस पद पर जो दावा किया है उसका आधार किया है। इसलिए ये भी कह सकते हैं, इसलिए इस रिट को ये भी कहते हैं कि कौन सी रिट जो है वो सरकारी पदों पर दावों की जांच के लिए जारी की जाती है, तो को वारंटो। उसके बाद लगे कोर्ट को कि भी ये फर्जी तरीके से यहाँ पर लगा है, या फर्जी तरीके से भी नहीं लगा है, मनमाने तरीके से लगा है, या किसी भी तरीके से गैर कानूनी तरीके से ये इस पद पर बैठा है, तो सरकार कोर्ट जो है सरकार को आदेश देगी कि इसे तुरंत फ़ौरन से पहले इसे इसके पद से हटा दो। इसलिए कहते हैं इसका मतलब क्या है कि सरकारी पद पर अगर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है तो उसको रद्द कर दिया जाए। ठीक है, अब देखें मैंने लिखा PCM। PCM ना एक गोली चलती है बुखार की ना, पैरासीटामोल या PCM, तो मैंने लिख दिया PCM। तो P जो है P फॉर प्रोहिबिशन, P फॉर प्रोहिबिशन और P फॉर पॉजिटिव, P फॉर प्रोहिबिशन और P फॉर पॉजिटिव, C फॉर सर्टियोरी, C फॉर सर्टियोरी, M फॉर मैंडेमस। पैरासीटामोल PCM, P फॉर प्रोहिबिशन, C फॉर सर्टियोरी एंड M फॉर मैंडेमस। देखिए ये भी ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, ठीक है ना, आई एम वेरी सॉरी। PCM पैरासीटामोल, P फॉर प्रोहिबिशन, C फॉर सर्टियोरी, M फॉर मैंडेमस। तो इसमें ये जो प्रोहिबिशन की लिस्ट है, प्रोहिबिशन की जो रिट है वो नेगेटिव नेचर की है, देख रहे हैं ना, निवारक यानी कि रोकना, ये नेगेटिव नेचर की है। उसके बाद जो मैंडेमस की रिट है, इस मैंने को पॉजिटिव लिखा है, ये पॉजिटिव नेचर की है क्योंकि ये जगाती है या कार्यवाही को सही करती है या मोटिवेटर का काम करती है। तो मैंडेमस की जो रिट है वो पॉजिटिव है, प्रोहिबिशन की जो रिट है वो नेगेटिव है। अब इन दोनों के बीच में है C फॉर सर्टियोरी, उत्प्रेषण। ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ये जो है पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, यानी कि निवारक है भी है और उपचारक भी है। ये कुछ काम को करने से रोकती भी है और कुछ काम को सही भी करती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, या ये प्रोहिबिशन और मैंडेमस का मिश्रण है। क्यों? क्योंकि ये कुछ करने और कुछ ना करने का आदेश देती है। ठीक है साहब, तो ये 5 रिट हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आर्टिकल 32 का सेकंड पार्ट है उसमें इन रिट का जिक्र है, और आर्टिकल 226 जो है 226 उसमें भी इन रिटों का जिक्र है। तो सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 32, एक्चुअली आर्टिकल 32 के सेकंड पार्ट में। ठीक है, हाई कोर्ट को नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 226 में। ये सवाल बहुत आता है, याद कर लेना। लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट की जो शक्ति है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करता है, और हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के जो अन्य अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए भी रिट जारी करता है। ओके, ये ध्यान रखना है। अच्छा, कुल 5 हैं ये, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको कहा था, इन रिट को, किसको? ये जो न्यायपालिका की जो रिट जारी करने की जो शक्ति है आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 में, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा, ये संविधान का हृदय। तो चलिए साहब, हालांकि अभी हमारा मूल अधिकारों वाला सेक्शन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ने के बाद हम इन दोनों में अंतर और दोनों में समानताओं की बात करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल्स केस और केशवानंद भारती केस, संविधान का 24वां, 42वां, 44वां जो संशोधन था, जो लड़ाई चली संसद, सरकार और न्यायपालिका में कि भाई कौन ऊपर है, सरकार या संसद ऊपर है या कोर्ट ऊपर है मूल अधिकारों को लेकर के, उसकी बातें। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस एक हल्की सी फिंगर लगानी है सब्सक्राइब बटन में, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।